हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत इतिहास का अध्याय 3 देख रहे थे और अध्याय 3 के अंतर्गत हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना देख रहे थे। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। भूमंडलीकरण क्या है तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में रेशम मार्ग का क्या योगदान रहा तथा इसके अंतर्गत यह भी हम लोग देख चुके हैं कि 19वीं सदी के अंतर्गत क्या परिवर्तन हो रहे थे भूमंडलीकरण के कारण। ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है कि क्या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के कारण जो 19वीं सदी में काफ़ी तेज़ी से परिस्थितियाँ परिवर्तित हो रही थी, उस परिस्थिति में सभी को एक समान लाभ मिल रहा था। तो देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो यह था कि 19वीं सदी में परिस्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। सामाजिक विकास की बात किया जाए, राजनीतिक विकास की बात किया जाए, सांस्कृतिक विकास की बात किया जाए, चाहे आर्थिक विकास की बात किया जाए, ये सारे विकास हो रहे हैं और एक वैश्विक दुनिया का निर्माण हो रहा है। इस वैश्विक दुनिया में व्यापार का विस्तार हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है तथा बाजार का विस्तार हो रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय हो रहा है। ये हम लोग देख चुके हैं, जिससे बहुत से देशों के लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। उनके रहन सहन और खान पान में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। यह सब किसका परिणाम है? तो यह भूमंडलीकरण के कारण 19वीं सदी में बन रहे एक वैश्विक दुनिया का परिणाम है। लेकिन इसका एक काला अध्याय भी है, यानी कि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वह क्या है? वह स्याह है, काला है। यह शब्द किताब में देखेंगे तो इसी रूप में लिखा होगा। तो इसके अंतर्गत यह देखा जा रहा था कि व्यापार के बढ़ने के कारण तथा बाजार में विस्तार के कारण जो एक दूसरी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी कि बहुत से देशों के लोगों के आजीविका तथा स्वतंत्रता छिन रहा था। यही नहीं कि यह भी हो रहा था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो रहे थे। और यह बेरोजगारी की प्रक्रिया उत्पन्न कैसे हो रही थी? यह आजीविका छीनने की प्रक्रिया उत्पन्न कैसे हो रही थी? यह जो स्वतंत्रता छीनने की प्रक्रिया उत्पन्न कैसे हो रही थी? तो यह था औपनिवेशीकरण के कारण। क्योंकि यूरोप के देश जब अपना औपनिवेश बनाना प्रारंभ किए और दूसरे देशों पर विजय अभियान करना प्रारंभ किए, तो उन देशों के लोगों की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी, उन देशों के लोगों के आजीविका समाप्त होने लगा। अगर उस समय की बात किया जाए, हम लोग देख रहे थे कि अगर इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद देख चुके हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान हम लोग देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान हम लोग देख रहे थे कि कैसे 1870 के बाद बाल्कन समस्या उत्पन्न होता है तथा यूरोप के देश, जो जितने भी यूरोप के देश थे, और यूरोप में जो राष्ट्रीय चेतना का संचार होता है, राष्ट्रवाद आता है, तो राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के बहुत से देश राष्ट्रवादी चेतना के कारण राष्ट्र राज्यों में संगठित होते हैं और राष्ट्र राज्यों में संगठित होकर 1870 तक आते आते वह एक नीति का अनुसरण करते हैं, जिसको हम लोग साम्राज्यवाद की नीति कहते हैं, साम्राज्यवाद की नीति कहते हैं। और इसके अंतर्गत यूरोप के देश यह क्या करते हैं? औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी के अंतर्गत जो औद्योगिकरण हो चुका था, 18वीं सदी में ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था और औद्योगिकरण होने के बाद यह तय हो चुका था, विश्व स्तर के पर यह तय हो चुका था और ख़ास तौर से यूरोप के देश यह महसूस कर रहे थे कि अपने उद्योग में अगर विकास करना है तो उसके लिए मैक्सिमम प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता है और यह प्राकृतिक संसाधन के साथ ही एक बड़े बाजार की आवश्यकता है। तभी तो जो भी उत्पादित सामान है वह उत्पादित सामान दूसरे बाजारों में ले जा करके बेचा जा सके और इस प्राकृतिक संसाधन तथा नए बाजार की खोज ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। 19वीं सदी में जो परिवर्तन हो रहा था
तो परिवर्तन यूरोप के, खास तौर से परिवर्तन यूरोप के देशों में हो रहा था। लेकिन अन्य देशों में जहां पर यूरोप के देश अपना विजय अभियान करके अपना उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, उन देशों में की अगर बात किया जाए तो उन देशों के लोगों की आजीविका छिन रहा था, उनकी स्वतंत्रता छिन रही थी, उनका व्यवसाय समाप्त हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि यह यूरोप के देश अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु वह उस देश को बाजार के रूप में विकसित करते थे तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। तो इसके अगर बात किया जाए तो औपनिवेशिक शक्ति की अगर बात किया जाए तो फ्रांस पहले से औपनिवेशिक शक्ति था। अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन पहले से औपनिवेशिक शक्ति था। यह दोनों ही देश अपने क्षेत्रों में काफ़ी विस्तार कर चुके थे। अगर जर्मनी की बात किया जाए, इटली की बात किया जाए, यह भी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। और यही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात किया जाए तो 1890 के दशक आते आते संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, इनका प्रभाव क्या पड़ा, इन औपनिवेशिक शक्तियों के विजय अभियान का क्या प्रभाव पड़ा, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में यह मिलता है कि अफ्रीका के विषय में कहा जाता है कि जैसे लगता है कि अफ्रीका के नक्शे पर फुट्टा रख करके शब्द इस्तेमाल किया होगा। फुट्टा, स्केल कहते हैं। जैसे लिखा होगा किताब में कि जैसे मानो कि अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे पर फुट्टा रख करके लकीरें खींच करके इसे आपस में बांट लिया। हुआ भी ऐसा था कि यूरोप के देश अपने औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया के दौरान वह अफ्रीका महाद्वीप में जब पहुंचे तो अफ्रीकी देशों को आपस में बांट लिए। इसके लिए 1885 में जर्मनी के वार्लिन में यूरोपीय देशों का एक बैठक होती है और उस बैठक में यूरोप के देशों को आपस में बांट लिया जाता है। अब इससे क्या परेशानी होता है, अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या परेशानी होती है, किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, यह औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया के प्रभाव को दर्शित करने के लिए काफ़ी है कि यूरोप के देश अफ्रीका को धीरे धीरे अपना गुलाम बनाना प्रारंभ किए। अब अफ्रीका की बात किया जाए तो अफ्रीका प्राचीन काल से ही दुनिया से कटा हुआ था। जब अफ्रीका के विषय में लोगों की जानकारी हुआ, यूरोप के देशों की जानकारी हुई, तो यूरोप के देश अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों तथा वहाँ पर जो ज़मीन थी, क्योंकि अफ्रीका के विषय में कहा जाता है कि उनके प्राकृतिक संसाधन, काफ़ी प्राकृतिक संसाधन उनके यहाँ मौजूद थे तथा ज़मीनों की कोई कमी नहीं थी। तो यूरोप के देश इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके ज़मीन के कारण उनके देशों को उपनिवेश बनाना प्रारंभ किए। यद्यपि अगर अफ्रीकी लोगों की बात किया जाए तो अफ्रीका के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन था। वे लोग वेतन पर काम करना नहीं जानते थे, यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। वे लोग वेतन पर कार्य करना नहीं चाहते थे और ऐसे हालात में यूरोप के जब देश औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जब अफ्रीका में पहुँचे तो अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों को उन्हीं की श्रम से दोहन करने का विचार किया। लेकिन कैसे दोहन किया जाए? अफ्रीका के लोग एक तरफ वेतन पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन। वह कृषि और पशुपालन में ही लगे हुए हैं, उनको वेतन पर कार्य करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वह श्रम बाजार में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब तक से यूरोप के देश अफ्रीका के लोगों को खानों में, बागानों में कार्य करने के लिए विवश नहीं करेंगे, तब तक से सस्ते श्रम के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं हो सकता था। ऐसे हालात में वे लोग क्या करते हैं? ये यूरोप के देश अफ्रीका के लोगों को टैक्स को बढ़ा देते हैं। यानी पहला काम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें अफ्रीका के लोगों को श्रम बाजार में लाने के लिए पहला नंबर काम करते हैं कि कर को बढ़ा देते हैं। अब परेशानी यह होती है कि कर कौन दे सकता है? कर वही दे सकता है जो वेतन पर कार्य करता है। यानी कृषि और पशुपालन जो उनकी आजीविका का साधन है, केवल कृषि और पशुपालन में संलग्न लोग कर नहीं अदा कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति में उनको श्रम बाजार में लाने का प्रयास किया गया। यही नहीं, एक दूसरा भी कार्य किया गया कि यूरोप के देश अफ्रीका में उत्तराधिकार कानून को परिवर्तित कर दिए।
उत्तराधिकार कानून को परिवर्तित कर दिए। अब इस कानून के अनुसार जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में सबका हिस्सा होता है, लेकिन इन्होंने कानून को परिवर्तन करके क्या किया कि उसकी बड़ी संतान को ही पैतृक संपत्ति में केवल अधिकार दिया गया, शेष संतानों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। अब पैतृक संपत्ति जो थी वह जमीन के रूप में थी जिस पर वे खेती करते थे और कृषि ही उनका मुख्य आजीविका था। ऐसे हालात में एक ही संतान को यदि पूरी संपत्ति मिल गई तो शेष संतान कहाँ जाएंगे, उन्हें श्रम बाजार में लाया जाएगा। लेकिन इससे भी अफ्रीका के लोगों को श्रम बाजार में नहीं लाया जा सका। लेकिन इसके दौरान एक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम लोग रेंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं, रेंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं। रेंडर पेस्ट क्या है? एक पशु प्लेग है, या कह सकते हैं कि पशुओं में फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह अफ्रीका महाद्वीप में कब पहुंचता है? तो 1880 के दशक के आखिरी वर्ष में पहुंचता है। यह रेंडर पेस्ट की बीमारी कहाँ पाई जाती थी? तो रेंडर पेस्ट की बीमारी एशिया महाद्वीप के पशुओं में पाया जाता था, अब प्रश्न आपका ये होगा कि यह जो रेंडर पेस्ट की बीमारी है जो एशिया महाद्वीप के पशुओं पर पाए जाते थे, तो वह अफ्रीका कैसे पहुँचे? तो हुआ क्या कि जब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत यूरोप के देश अफ्रीका महाद्वीप में संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, विजय अभियान कर रहे थे, तो इतावली सैनिकों को पेट भरने के लिए एशिया के बाज़ारों से मवेशी को भेजा गया ताकि उनके मांस से इतावली सैनिकों का पेट भरा जा सके। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब एशिया से मवेशी यानी पशु जब अफ्रीका महाद्वीप में पहुँचे तो यह रेंडर पेस्ट की बीमारी भी इन मवेशियों के साथ अफ्रीका पहुँच गया और देखते ही देखते अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी पशु थे उनमें एक संक्रामक रोग की तरह फैलने लगा। अब इसका परिणाम क्या होता है कि 1890 के दशक में अगर बात किया जाए तो 1890 के दशक में यह रेंडर पेस्ट की बीमारी अफ्रीका महाद्वीप के पशुओं को इस कदर प्रभावित किया कि वहाँ के यानी अफ्रीका महाद्वीप के 90% पशु क्या हो गए, मर गए। जो शेष 10% पशु बचे वह यूरोप की शक्तियाँ अफ्रीका महाद्वीप के लोगों को श्रम बाजार में घसीटने के लिए, श्रम बाजार में लाने के लिए शेष पशुओं को मार दिए। और इस तरह से विवश होकर के मजबूर होकर के जब अफ्रीका महाद्वीप के लोगों के आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन समाप्त हो गया, तो पशुपालन समाप्त जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर निर्भर कृषि भी प्रभावित होगा। और इस तरह से जो अफ्रीकियों का दो व्यवसाय था, कृषि और पशुपालन, दोनों ही प्रभावित हो गया और मजबूर होकर के वो बागानों में और खादानों में काम करना प्रारंभ कर दिए। और इस तरह से धीरे धीरे क्या किया गया, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना लिया गया तथा उन्हें श्रम बाजार में झोंक दिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप को गुलाम बनाने में रेंडर पेस्ट की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब हम एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं इसके अंतर्गत कि औपनिवेशीकरण के कारण जो श्रम का प्रवाह हो रहा था, तो वह श्रम का प्रवाह कहाँ हो रहा था? इसका एक उदाहरण के तौर पर हम लोग भारत से देखते हैं। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि अनुबंधित श्रमिक कौन थे और अनुबंधित श्रमिकों ने सांस्कृतिक समागम को कैसे किया। यानी कि विश्व स्तर पर जब ये श्रमिक पहुँचे तो उन देशों के संस्कृत और अपने देश के संस्कृत के समागम से एक नई जो संस्कृत का उत्पन्न हुआ उसमें किस प्रकार से योगदान दिए। तो 19वीं सदी के जो परिवर्तन हो रहा था, 19वीं सदी में जो श्रम का प्रवाह हो रहा था, उस श्रम के प्रवाह के कारण
चीन और भारत से लाखों मजदूर विदेशों में बागानों और खानों में कार्य करने के लिए भेजे गए। ठीक उसी प्रकार से अगर भारत की बात किया जाए तो भारत से भी लाखों मजदूरों को विदेशों में खानों और बागानों में कार्य करने के लिए दूसरे देश में भेज दिए गए। इन मजदूरों को किस आधार पर भेजा जाता था? इन मजदूरों को अनुबंध या एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, एग्रीमेंट के आधार पर भेजा जाता था। यही एग्रीमेंट शब्द है। एग्रीमेंट ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर के, या कह सकते हैं कि अपभ्रंश होकर के, उसी एग्रीमेंटिया से गिरमिटिया मजदूर बन गया। और जितने भी 19वीं सदी के अंतर्गत जितने भी लोगों को विदेशों में कार्य करने के लिए भेजा गया, दूसरे देश के खानों और खदानों में, रेलवे में कार्य करने के लिए भेजा गया, बंदरगाहों पर कार्य करने के लिए भेजा गया, उनको ही हम लोग गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें भारत के ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य भारत की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, तो खास तौर से भारत के उन क्षेत्रों से जहाँ सूखा पड़ता था या फिर वहाँ पर लगान इतना काफ़ी था कि किसान लगान दे करके थक चुके थे, या किसान लगान अब दे ही नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गए थे और उनकी आजीविका समाप्त हो गई थी। ऐसे हालात में इन लोगों को अनुबंध पर, एग्रीमेंट पर दूसरे देशों में भेजकर मजदूर के रूप में भेजा जाने लगा। कैसे भेजा जाता था? इसका प्रोसीजर क्या था? तो जो दलाल थे, जो एजेंट थे, वह एजेंट गांव में जाकर के इन मजदूरों से को काफ़ी झूठी वादा करता था, यानी झूठे तौर से सूचनाएं देता था कि आपको, जैसे कि अगर बात किया जाए कि किस देश में उसे जाना है, क्या कार्य करना है, कहाँ किस साधन से जाना है, वहाँ पर कार्यस्थल कैसा होगा, इसके संबंध में कोई सूचना एजेंट के द्वारा नहीं दिया जाता था। और यदि दिया भी जाता था तो उन्हें झूठी सूचनाएं दी जाती थी। और इसी आधार पर, इन झूठी सूचनाओं के आधार पर ही उन मजदूरों को एग्रीमेंट करा लिया जाता था और उनसे यह वादा किया जाता था कि उन्हें अच्छी वेतन मिलेगा तथा उन्हें 5 वर्ष यदि कार्य कर लेते हैं तो उन्हें वतन लौटने की आज़ादी होगी। लेकिन ये लोग क्या जानते थे कि ये जो यूरोप की शक्तियां हैं, यह यूरोप की शक्तियां अपने हित के लिए कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें मानव से कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? केवल और केवल लाभ चाहिए। और एजेंट भी क्या है? एजेंट भी अपना जो उसको कमीशन मिल रहा है, वह कमीशन के लिए कार्य कर रहा है। इस चीज़ से उसे मतलब नहीं है, इस बात से उसे कोई सरोकार नहीं है कि ये मानव लोग दूसरे देशों में जाएंगे तो उनके कार्यस्थल पर क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस बात से कोई मतलब नहीं है। जब ये अनुबंधित मजदूर लंबी यात्राओं के बाद दूसरे देशों में पहुंचे तो एजेंट ने जिस प्रकार से उन्हें बताया था कि कार्यस्थल अच्छे मिलेंगे, क्या कार्य करना होगा, सारी चीज़ें जो बताया गया था, वह क्या हुआ? दूसरे देशों में जब गए तो इन्हें एजेंटों के कथन के अनुसार उन्हें कार्यस्थल नहीं मिला। उन्हें बागानों और खानों में कार्य करने के लिए मिला जहां पर कार्यस्थल पर कार्य करने योग्य नहीं था। लेकिन विवश थे, मजबूर थे। दूसरे देशों में जब जो लोग गए हैं, आजीविका के लिए गए हैं, रोजगार के लिए गए हैं, अब वहाँ पर जाकर के क्या कर सकते हैं? वहाँ पर अपने देश में होते, अपने सगे संबंधी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, यहाँ पर तो कुछ बन सकता था। लेकिन जब जो दूसरे देश में चला गया है, जो विदेशी देश है, वहाँ पर वह क्या कर सकता है? वह मजबूर होकर के खानों और खदानों में, रेलवे में, बंदरगाह में कार्य करना प्रारंभ कर दिए। बहुत से मजदूर थे जो कि भाग करके जंगलों में चले गए, लेकिन जब पकड़े जाते थे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण मजबूर होकर के अब मजदूर यह समझ लिए कि यही हमारी नीयत है, यही हमारी किस्मत है और यहीं पर हमको कार्य करना होगा। अब इस तरह से वह कार्य करना, मजबूरी में ही सही, लेकिन कार्य करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी मनोरंजन के साधन की अगर बात की जाए, यानी कि सांस्कृतिक समागम की बात किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने संस्कृत से जो जुड़ा हुआ है वह संस्कृत को अपने साथ लेकर के जाएगा। हमारे जो मजदूर थे, जो गिरमिटिया मजदूर थे, जो भारत से अगर बात किया जाए तो कैरिबियाई देश, अगर त्रिनाद की बात किया जाए, गुयाना की बात किया जाए, चाहे एक सूरीनाम की बात किया जाए, चाहे फिजी की बात किया जाए, चाहे मॉरिशस की बात किया जाए, इन देशों को भेजे गए थे। इसी तरह से अगर हम बात करें तमिलनाडु के, अगर बात करें तो तमिलनाडु के बहुत से श्रमिकों को सिलोन, जिसको हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, और मालवा भेजे गए। तो इस प्रकार से ये लोग अपने साथ एक संस्कृत को लेकर के गए थे और वहाँ पर एक नई संस्कृत
वह उसे देखने को मिल रहा था, उसे सोचने को मिल रहा था, एक नई संस्कृति से उसे उनका परिचय हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो अपनी पुरानी संस्कृति उनके पास थी, उनके प्रति मोह था, उसे छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंतर्गत वह कूट कूट करके भरा था और उसी संस्कृति में वो पले बढ़े थे, उसे छोड़ नहीं सकते थे। और जो नई संस्कृतियाँ थीं, जो नए देशों में गए थे, एक नई संस्कृति, वह उनके प्रति एक आकर्षण था, एक मोह था। और यही कारण है कि वहाँ पर देखा जाता है कि रास्ताफारियानवाद, जो कैरेबियाई देश में एक रास्ताफारियानवाद जो विद्रोही धर्म है, एक विद्रोही धर्म को प्रसिद्धि मिली। इसी तरह से त्रिनाद और गुआना की अगर बात किया जाए, जहाँ पर ये मुहर्रम का मेला लगता था, उस मुहर्रम के मेले में सभी समुदाय के, सभी धार्मिक समुदाय के लोग, चाहे हमारे भारत के गिरमिटिया मजदूर हों, चाहे उस देश के लोग हों, चाहे त्रिनाद गुआना के मजदूर हों, उनके मजदूर मिलकर के ये उस मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लेते थे, जिसे होसे नाम दिया गया। उसी तरह से त्रिनाद और गुआना का ही एक प्रसिद्ध चटनी म्यूजिक है। चटनी म्यूजिक है। चटनी म्यूजिक क्या है? भारतीय अनुबंधित श्रमिकों तथा उस देश के सांस्कृत के समागम से निकला हुआ एक म्यूजिक है और इसके अंतर्गत सांस्कृतिक समागम का बहुत ही दर्शनीय उदाहरण मिलता है। लेकिन यह संस्कृति बहुत दिनों तक नहीं चली, क्योंकि जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे तो राष्ट्रवादियों ने इस संस्कृति की आलोचना की और इस संस्कृति को ही नई दास प्रथा के नाम से बोला गया, क्योंकि इसके अंतर्गत मजदूरों को जिस प्रकार से प्राचीन काल में दास बना करके रखा जाता था, ठीक वही स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और यही कारण है कि इसे नई दास प्रथा के नाम से जानते थे। तो यहाँ से एक बात बोलेंगे कि यहाँ से एक बहुत ही बहुविकल्पी का प्रश्न बनाता है कि अनुबंधित श्रमिक को क्या नाम से बोला जाता था, कि तो नई दास प्रथा के नाम से बोला जाता था। 1921 में इस अनुबंध प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन यूरोप के देश कई दशकों तक इस अनुबंध प्रथा को चालू रखे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न उठता है कि जो भारत पर अनुबंधित श्रमिक इस तरह से दूसरे देशों में भेजे गए और इस तरह से श्रम का जो प्रवाह हो रहा था, श्रम के प्रवाह के अंतर्गत भारत से भी मजदूरों को विदेशों में, खानों में, बागानों में, रेलवे में, बंदरगाहों में कार्य करने के लिए भेजे गए, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, या कह सकते हैं क्या प्रभाव पड़ा, या कह सकते हैं कि 19वीं सदी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत प्राचीन काल से ही व्यापार में समृद्ध देश रहा है। हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं। और अगर भारत की व्यापार की बात किया जाए तो भारत का व्यापार मसाले का मुख्य रूप से होता था और सबसे प्रमुख व्यवसाय था इसका, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह सूती वस्त्रों का उत्पादक तथा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। लेकिन औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया तो 19वीं सदी में देखा गया कि 19वीं सदी में यह परिस्थितियां परिवर्तित होने लगी। परिस्थितियां परिवर्तित क्यों हो रही थी? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटेन के औद्योगिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए वह प्राकृतिक संसाधनों को अपने देश में ले जाती थी और वहां से उत्पादित माल को भारत में के बाजारों में ला करके बेच देती थी। और इस प्रक्रिया के कारण भारत में देखा गया कि भारत में अगर लघु उद्योग की बात किया जाए, कुटीर उद्योग की बात किया जाए, यह सारे क्या हो गए? उद्योग समाप्त हो गए, जिसके चलते अगर बुनकरों की बात किया जाए, कारीगरों की बात किया जाए, सारे के सारे लोग बेरोजगार होना प्रारंभ हो गए। इस बेरोजगारी के कारण ही ये लोग क्या करते हैं? अनुबंधित श्रमिकों पर कार्य करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यह देखा गया कि इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि अगर बात किया जाए तो भारत में यह देखा गया कि
जब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत का जो सूती वस्त्र का निर्यात विदेशों में किया जाता था, ब्रिटेन में भी किया जाता था, लेकिन ब्रिटेन में सूती वस्त्रों का अब निर्यात घटने लगा। निर्यात घटने के पीछे कारण था कि औद्योगिक ब्रिटेन यह चाहता था कि हमारे देश में किसी भी देश से कपड़ों का आयात न किया जाए, और यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने आयातित वस्त्रों पर, आयातित सामानों पर कर लगा दिया, और कर लगाने के कारण भारत से जो निर्यात होकर के ब्रिटेन के बाज़ारों में सूती वस्त्र जाते थे, लगभग ब्रिटेन के बाज़ार से बाहर हो गए तथा दूसरे देशों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था। उस समय एक प्रवृत्ति देखने को मिला, यह प्रवृत्ति देखने को मिला कि लगभग 1800 ये देखा गया कि 1800 के आसपास में भारत से सूती वस्त्रों का निर्यात, यानी 1800 ईस्वी के आसपास में भारत से सूती वस्त्रों का निर्यात विदेशों में 30% होता था। लेकिन यह कह रहा है कि 1815 में यह कितना हो गया, 1800 मात्र 15 वर्षों में 1815 में यह 15% हो गया, यानी कि देखिए आधा हो गया। और कह रहा है कि 1870 आते आते भारत से विदेशों में निर्यात होने वाले सूती वस्त्रों का प्रतिशत मात्र 3% रह गया। यह है हमारे भारत में औपनिवेशीकरण का प्रभाव। लेकिन एक तरफ यह उत्पादित वस्तुओं की बात हो रहा है, वस्तुओं की बात हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक नाटकीय परिवर्तन होता है, नाटकीय परिवर्तन क्या होता है कि उसी कालखंड के दौरान यह देखा गया कि भारत में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में कमी हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों या कहें कि कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हो रहा है। कैसे वृद्धि हो रहा है तो देखेंगे, भारत में जो 1812 से 1871 तक, 1812 से 1871 तक कच्चे माल का निर्यात 5% होता था, यानी कि जो 1812 में 5% कच्चे माल का निर्यात होता था, इस अवधि के दौरान वह बढ़कर के कितना हो गया, 35% हो गया। यानी यह नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। यह नाटकीय परिवर्तन किस रूप में हो रहा है कि भारत में जितने भी उत्पादित वस्तुएं हैं, उत्पादित वस्तुओं का निर्यात घट रहा है, लेकिन यह कच्चे मालों का निर्यात बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण लिखा होगा कि 1812 से लेकर 1871 में जो भारत से कच्चे माल का निर्यात 5% होता था, वह कितने प्रतिशत पर चला गया, 35% पर चला गया। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें नील की बात करें, जो कि कपड़े का रंगने के लिए काम आता था, उसका भी निर्यात भारत से होने लगा, वह भी कच्चे माल के रूप में निर्यात होता था। अगर अफीम की बात करें तो अफीम का निर्यात बहुत ज़्यादा किया गया, और यह अफीम का निर्यात क्यों किया गया भारत से, तो त्रिकोणीय व्यापार के लिए किया गया। और भारत से अफीम का निर्यात चीन को किया गया। अब आप कहेंगे कि त्रिकोणीय व्यापार क्या है, तो त्रिकोणीय व्यापार के अंतर्गत देखा गया कि अफीम जो भारत से निर्यात करके चीन भेजा गया, और उससे जो रकम मिलता था उसी से चीन में चाय खरीद लिया जाता था, और चाय को कहाँ ले जाया जाता था, इंग्लैंड ले जाया जाता था। यानी देखिए यहाँ ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी बहुत त्रिकोणीय व्यापार के अंतर्गत कर क्या रही थी कि भारत के बाज़ारों में, भारत में अफीम की खेती कराती थी और उसे खरीद लेती थी, और उसे चाइना के बाज़ार में यानी चीन के बाज़ार में ले जा करके बेच देती थी, और उससे जो मुनाफा होता था उसी मुनाफे से वह क्या करती थी, चाय खरीदती थी और चाय को वह ले जा करके इंग्लैंड में बेच देती थी। और इसे ही हम लोग त्रिकोणीय व्यापार के नाम से जानते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि भारत और ब्रिटेन के साथ जितने भी व्यापार हो रहा था, उसमें हमेशा लाभ किसको होता था, ब्रिटेन को ही होता था, भारत को कोई लाभ नहीं होता था। और यही नहीं, व्यापार अधिशेष इसी को कहा जाता है। व्यापार अधिशेष के अंतर्गत ब्रिटेन को हमेशा ही फायदा होता था, और वह ब्रिटेन क्या करता था, भारत से होने वाले व्यापार में मुनाफे को अन्य देशों में होने वाले घाटे में
घाटे के साथ मिला लेता था, जिसके कारण उसे घाटा नहीं होता था और जो भी अतिरिक्त उसे लाभ होता था उससे होम चार्जेज पूर्ण कर लेता था। होम चार्जेज के अंतर्गत आते हैं कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके अफसर हैं, उनको वेतन देने का कार्य किया जाता था। और इस तरह से धीरे धीरे अगर देखा जाए तो भारत का व्यवसाय क्या हो गया, भारत का व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और ये औपनिवेशीकरण के कारण 19वीं सदी में जो औपनिवेशीकरण हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के कारण हो रहा था। यानी हम स्पष्ट रूप से कहें तो 19वीं सदी के दौरान भारत में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वह विश्व में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के विपरीत थी। यानी कि भारत एक औपनिवेशिक देश था, यह ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका जो व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, वह बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि भारत के लोग बेरोजगार होने लगे, भारत का जो उद्योग थे वह समाप्त होने लगा और इस तरह से भारत क्या हो गया, धीरे धीरे ब्रिटेन का गुलाम तो था ही और भी गुलामी के दलदल में डूब गया। तो यह भारत पर पड़ने वाले 19वीं सदी के अंतर्गत यह भूमंडलीकरण का प्रभाव है। हम अगले दिन आएंगे, अगले वीडियो के अंतर्गत आएंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में प्रारंभ हुआ के बीच में, या कहें तो इसी को लिखा होगा किताब में, एक शीर्षक दिया होगा, एक टाइटल दिया होगा कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो महायुद्ध यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उसके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि पूरे विश्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के अंतर्गत देखेंगे कि महामंदी क्या है और महामंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है। थैंक यू।